नमस्कार दोस्तों, फ्री की शिक्षा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिज्ञान आनंद आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत आपको ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट बेस से लास्ट तक कंप्लीट कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में यही उठता है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है, किन शब्दों के मेल से बना है। तो चलिए देखते हैं। ज्योग्राफी दो शब्दों के मेल से बना है। कौन से दो शब्द है वो? जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी के मेल से ज्योग्राफी बना है, जिसका अर्थ है जियो बराबर पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी पृथ्वी के अध्ययन को ही ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब बात आती है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ज्योग्राफी शब्द आया कहाँ से? तो ज्योग्राफी ग्रीक शब्द से आया है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? फादर ऑफ ज्योग्राफी हम लोग हिकैटियस को मानते हैं। कौन है दोस्तों? हिकैटियस। दोस्तों, हिकैटियस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रचलित पुस्तक लिखी, जिसका नाम है जैस प्रियोडोस। क्या है नाम? उनकी पुस्तक का नाम क्या है? जैस प्रियोडोस। अब बात करते हैं इस पुस्तक में ऐसा क्या खास था जो इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई। इस पुस्तक में सर्वप्रथम इस पुस्तक में पृथ्वी के भौगोलिक संरचनाओं के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? पृथ्वी के संरचनाओं के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया इस पुस्तक में, इसीलिए इसे बहुत ही ज्यादा सम्मान मिला और बहुत ही ज्यादा इसकी लोकप्रियता बढ़ी। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और ऐसे शख्स की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं ज्योग्राफी के लिए। उन्होंने ज्योग्राफी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें भी फादर ऑफ ज्योग्राफी नाम से जाना जाता है। कौन है वो? इराटोस्थनीज। जी हाँ दोस्तों, इराटोस्थनीज। हम लोग इराटोस्थनीज को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। अब आप पूछेंगे सर, अभी तो आपने बताया कि हिकैटियस फादर ऑफ ज्योग्राफी है और अभी आप बता रहे हैं कि इराटोस्थनीज हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि इराटोस्थनीज को उनके बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदानों के लिए उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी दिया गया। अब उनके महत्वपूर्ण योगदान कौन कौन से थे? तो दोस्तों, ये जो हमारी बहुत ही विशालकाय पृथ्वी है, इसके सरकमफेरेंस यानी परिधि तथा इक्वेटर की लंबाई की कैलकुलेशन या फिर इसके मापन के बारे में सर्वप्रथम जिक्र किया था इराटोस्थनीज ने। समझ में आया दोस्तों? सबसे पहले हमारी पृथ्वी के सरकमफेरेंस और इसके इक्वेटर की लंबाई को मापने के बात की थी इराटोस्थनीज ने। और इससे भी इम्पोर्टेंट थी, इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जिनका नाम था ज्योग्राफिया। दोस्तों, ये पुस्तक इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसी ज्योग्राफिया शब्द से हमारा ज्योग्राफी शब्द बना है और इस शब्द को लाने वाले सर्वप्रथम थे हमारे इराटोस्थनीज। इन योगदानों की वजह से इराटोस्थनीज को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से कंसिडर किया जाता है। ओके, अब आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी क्यों कहा जाता है और इन्हें क्यों कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर यदि एग्जाम में दोनों के दोनों ही आ जाए आपके ऑप्शंस में तो आप क्या करेंगे? तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है दोस्तों, आपको हिकैटियस के साथ जाना है क्योंकि सर्वप्रथम फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस को माना जाता है। ओके दोस्तों, अब ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफी शब्द जो है इसकी इनिशियल पॉइंट क्या है, इसकी शुरुआती बिंदु हम लोग किस चीज को मान के पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड, जो कि विशालकाय ब्रह्मांड है, इसका अध्ययन शुरू करते हैं। जब हम लोग ब्रह्मांड की बात करते हैं
तो सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आता है, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग एग्जाम्स में बराबर आता ही रहता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब हम लोगों ने ब्रह्मांड की बात की तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे, बहुत सारे दार्शनिक होंगे, बहुत सारे खगोल शास्त्री होंगे जो मानते होंगे और उनका अपना कोई कॉन्सेप्ट होगा किस पर? ब्रह्मांड को लेके। तो चलिए उन सभी कॉन्सेप्ट्स को, उन सभी थ्योरीज को सिलसिलेवार ढंग से और बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है प्लेटो तथा उनके शिष्य अरस्तु। प्लेटो तथा अरस्तु का मानना था कि हमारी जो पृथ्वी है ये पूरे विशालकाय ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। क्या है दोस्तों? इनका मानना था कि हमारी जो पृथ्वी है ये पूरे ब्रह्मांड का एक केंद्र बिंदु है। अब इनके कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा फोर्सफुली और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश किया किन्होंने? तो टॉलमी ने। टॉलमी ने इस सिद्धांत को और भी बहुत अच्छे तरीके से पेश किया और इन्होंने बताया, इस सिद्धांत का नाम दिया जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी से हिंदी में बोले तो पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत के नाम से जाना गया। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं बात 1543 ईस्वी की, जब पुर्तगाल के एक बहुत ही अच्छे खगोल शास्त्री कॉपरनिकस आए और उन्होंने टॉलमी तथा प्लेटो और अरस्तु के इस सिद्धांत को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। हाँ दोस्तों, इनके सिद्धांत को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया और उन्होंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिल्कुल नहीं है। हमारे ब्रह्मांड का केंद्र जो है वो सूर्य है। क्या है दोस्तों? इन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? सूर्य है। इन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया और इस थ्योरी का नाम दिया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ओके दोस्तों, अब कॉपरनिकस ने एक और सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि हमारे जो ये प्लैनेट्स हैं, हमारे जो ग्रह उपग्रह हैं, ये सब एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। क्या बताया दोस्तों? इन्होंने बताया कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे जो ग्रह उपग्रह हैं, वो सारे एक सर्कुलर पाथ पे, वक्रीय पाथ पे मूव करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ओके दोस्तों, और इसी थ्योरी को हमारे एक खगोल शास्त्री ने पूरी तरह से नकार दिया और इसे पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम केपलर है। जी हाँ दोस्तों, केपलर ने इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। कॉपरनिकस के इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। केपलर ने बताया कि हमारी पृथ्वी जो है या फिर हमारे जो भी ग्रह हैं वो एक सर्कुलर पाथ पे नहीं, वो एक सर्कुलर पाथ पे नहीं बल्कि इलेप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं। कौन से पाथ पे? इलेप्टिकल पाथ पे, यानी ये चपटे पाथ पे ये सब जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वो मूव करते हैं और इस थ्योरी को केपलर ने दिया। ओके दोस्तों, ये सिद्धांत क्लियर हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे हर्शेल की। हर्शेल महोदय ने क्या किया? इन्होंने टॉलमी, अरस्तु, प्लेटो और कॉपरनिकस दोनों तीनों के सिद्धांत को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। इन्होंने बताया कि ना तो पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र बिंदु है और ना ही सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। इन्होंने बताया कि सूर्य तो महज एक छोटा सा हिस्सा है किसका? हमारे बहुत ही बड़े ब्रह्मांड का, एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है एक हमारे ब्रह्मांड का, एक गैलेक्सी का। समझे? तो हर्शेल ने बताया कि ना तो पृथ्वी और ना ही सूर्य
हमारे केंद्र का हिस्सा ना तो सूर्य है ना ही पृथ्वी है, बल्कि सूर्य जो है वो एक गैलेक्सी का एक छोटा सा भाग है। समझ में आया दोस्तों? अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, आज की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और खगोल शास्त्र की सबसे बड़ी खोज जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो आई कब आई? 1927 में। कब आई दोस्तों? 1927 में। किसने लॉन्च की है? ये जॉर्ज लेमेतियर ने की। किसने की? जॉर्ज लेमेतियर ने की। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये बेल्जियम के रहने वाले थे। दोस्तों अगर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को हर चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करना आना चाहिए। यदि मैंने बेल्जियम का नाम लिया है तो आप लोगों को तुरंत ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं जॉर्ज लेमेतियर ने कौन सी सिद्धांत दिया जिसको इतना ज़्यादा लोकप्रियता मिला, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी जॉर्ज लेमेतियर की थ्योरी को ही दिया जाता है। तो आइए जान लेते हैं। जॉर्ज लेमेतियर ने बताया 13.8 बिलियन ईयर अगो, लगभग 14 बिलियन साल पहले हमारा जो ये ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी, हमारे बाकी के जो भी पिंड देख रहे हैं, आकाशीय पिंड, वो सब कुछ भी नहीं थे बल्कि एक शून्य था। क्या था? एक छोटा सा डॉट था, एटम बोल सकते हैं उसको। फिर क्या हुआ दोस्तों? उसमें एक फेनोमेना हुई, एक घटना घटी, जिसके बाद इसमें एक बहुत सारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो थे वो बहुत ही ह्यूज एक्सप्लोजन करके बहुत ही ज़्यादा बड़ा विस्फोट हो गया, जिसके बाद जितने भी हम ये आकाशीय पिंड देख रहे हैं, जो भी हम लोग स्टार्स देख रहे हैं, प्लैनेट्स देख रहे हैं, गैलेक्सीज देख रहे हैं, ये जो भी देख रहे हैं वो सब इसी बहुत ही बड़े विस्फोट के बाद बनकर इनका निर्माण हुआ। तो ये बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना गया, द बिग बैंग थ्योरी, जो कि पूरे विश्व के द्वारा सर्वमान्य है और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। तो अब बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्या क्या घटनाएं घटी, ये बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने थोड़ा भी सीखा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।